वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा के क्वेश्चन आंसर सेशन 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे ध्यान से सभी प्रश्नों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और फिर उन्हें एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयार भी करेंगे, याद करेंगे। सुरक्षा किसे कहते हैं? सभी प्रकार के खतरे से मुक्ति या आजादी को सुरक्षा कहा जाता है। सभी प्रकार के खतरे से मुक्ति या आजादी को सुरक्षा कहा जाता है। सभी प्रकार के खतरे से मुक्ति या आजादी को सुरक्षा कहा जाता है। किसी समाज और राष्ट्र के आधारभूत केंद्रीय मूल्य जैसे संप्रभुता, आधारभूत केंद्रीय मूल्य है ये संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता। ये 3 मूल्य हैं, ये केंद्रीय मूल्य हैं कि ऐसे किसी भी खतरे से रक्षा करना जो उन्हें नष्ट या विकृत करने वाला हो, उसे सुरक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा क्या होती है? उत्तर, किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने वाले खतरे से मुक्ति। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने वाले खतरे से मुक्ति को हम परंपरागत सुरक्षा कहते हैं। बाह्य सुरक्षा क्या होती है? दूसरे देश द्वारा किए जाने वाले आक्रमण या युद्ध। ऐसी स्थिति में बुनियादी स्तर पर किसी सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं। बाह्य सुरक्षा के समय पर जब कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है तो उस समय जिसके ऊपर आक्रमण होता है उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला क्या होता है? आत्मसमर्पण करना, या तो वो उस आक्रमण के समय पर आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा अपरोध होता है, अपरोध। इसमें सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकना है, ठीक है। और तीसरा होता है रक्षा, युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है। इसमें युद्ध को सीमित रखने अथवा समाप्त करने से होता है। तो 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें होती हैं, आत्मसमर्पण, अपरोध और रक्षा, ठीक है। जब कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है तो जिस देश के ऊपर आक्रमण होता है उसके पास 3 चीजें होती हैं, या तो वो आत्मसमर्पण कर दे, या वो युद्ध होने ही ना दे, उसकी बात मान ले, या फिर वो रक्षा करे और युद्ध में उसे पराजित करे। तो परंपरागत सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं? शक्ति संतुलन। परंपरागत जो सुरक्षा है उसके उपाय हैं शक्ति संतुलन। ये शक्ति संतुलन क्या होता है? पड़ोसी देश के बराबर या उससे अधिक सैन्य क्षमता का विकास कर लो, ठीक है। तो आपके शक्ति संतुलन आपके फेवर में रहेगा, फिर कोई देश आपसे झगड़ेगा ही नहीं। दूसरा, सैन्य गठबंधन। अनेक देशों द्वारा सैन्य समझौते करके गठबंधन बना लो। यदि कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, आपको आशंका है, तो दूसरे उसके जो विरोधी देश है उनको अपने साथ मिला लो। निशस्त्रीकरण। देशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों के भंडार में कटौती की जाती है परंपरागत सुरक्षा के लिए। और चौथा है न्याय युद्ध। इसमें युद्ध का प्रयोग आत्मरक्षा या दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए किया जाता है। युद्ध या तो आत्मरक्षा के लिए किया जाता है या दूसरों के ऊपर जनसंहार ना हो, दूसरे लोग ज्यादा मरे नहीं, इस बात के लिए किया जाता है। विश्वास बहाली। देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास। यदि कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है तो उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ विश्वास बहाली करो, जिससे वो आपके ऊपर अचानक आक्रमण ना करे। आंतरिक सुरक्षा किसे कहते हैं? अब तक ये बाह्य थी, अब आंतरिक है। जब देश की शासन व्यवस्था कमजोर हो तो वहां गृह युद्ध, आंतरिक कलह उत्पन्न होते हैं और पड़ोसी शत्रु इसका लाभ उठाकर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। जब देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो तब। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा का महत्व कम क्यों आंका गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा का महत्व कम इसलिए आंका गया कि जो देश
इंपॉर्टेंट थे, जो देश शक्तिशाली थे, जिन देशों की आवाज गूंजती थी, उन देशों को अपने आंतरिक मामलों में कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को कम करके आंका। पश्चिमी देशों द्वारा अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न होना था, वो एकीकृत थे और शांति संपन्न थे। पश्चिमी देशों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा भी नहीं था। शीत युद्ध के बाद कुछ देशों को बाहरी खतरे की आशंका क्यों बनी हुई थी? इसलिए बनी हुई थी कि अमेरिका व सोवियत संघ को अपने ऊपर एक दूसरे के सैन्य हमले का डर था। दोनों के गुट बने हुए थे, एक पूंजीवादी गुट, एक साम्यवादी गुट। ठीक है, पूंजीवादी गुट में भी बहुत सारे देश थे, साम्यवादी गुट में भी बहुत सारे देश थे। तो दोनों को खतरे की आशंका बनी रहती थी हर समय कि कहीं कोई एक दूसरे पर आक्रमण ना कर दे। यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में वहां की जनता से युद्ध की चिंता सता रही थी। जो यूरोपीय देश थे वो ज्यादातर उन्होंने अपने उपनिवेश बना रखे थे एशिया और अफ्रीका में। अब वहां की जनता आजादी चाहती थी, इसलिए वो संघर्ष कर रही थी। तो यूरोपीय देश इस बात से इस चिंता से त्रस्त रहते थे कि कहीं आजादी चाहने वाले देश हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें, क्योंकि फ्रांस को वियतनाम में और ब्रिटेन को केन्या में लंबे समय तक जूझना पड़ा था। एशिया और अफ्रीका के नव स्वाधीन देशों के सम्मुख सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियां थी? एशिया और अफ्रीका के जो देश नए आजाद हुए थे, ठीक है, उनके सम्मुख क्या क्या चुनौतियां आई थी? अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। सीमा रेखा, भूक्षेत्र तथा आबादी पर नियंत्रण को लेकर चुनौती थी। जो उनके पड़ोसी देश थे, जो पहले से आजाद थे, जो समृद्ध थे, जो शक्तिशाली थे, ठीक, ऐसे देश आक्रमण कर सकते थे और वो सीमा रेखा को बदल सकते थे, भूक्षेत्र हमसे ले सकते थे, ठीक है, और हमारी आबादी पर भी नियंत्रण कर सकते थे, कुछ आबादी वो अपने साथ ले सकते थे। अंदरूनी सैन्य संघर्ष होने का डर था। अलगाववादी आंदोलनों से खतरा था, क्योंकि देश में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो आजादी के समय पर ये चाहते थे कि हमें भी अपना एक अलग से देश मिल जाए, ठीक है। तो वो जो अलगाववादी होते थे वो भी आंदोलन करते थे और जो अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन देशों ने निशस्त्रीकरण के लिए कौन कौन सी संधियां की? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस समय के देशों ने निशस्त्रीकरण के लिए, तत्कालीन देशों मतलब उस समय के देशों ने, ठीक है, निशस्त्रीकरण के लिए कौन कौन सी संधियां की? एक तो जैविक अधिकार संधि BWC की, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में हुई। इसमें 155 देशों ने जैविक हथियार उत्पादन पर रोक लगाई, बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनेंगे। और दूसरी रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये 1992 में हुई, जिसमें 181 देशों ने रासायनिक हथियारों पर रोक लगाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देश के, दुनिया के सभी देश जो है शांति चाहते हैं और कोई भी इस तरीके के वेपन बनाना नहीं चाहता जिससे मानवता नष्ट हो। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, प्रक्षेपास्त्र के भंडार में कमी करना, एंटी बैलिस्टिक ABM जो है ये हुई थी, ठीक है। और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि START, ये घातक हथियारों की संख्या में कमी करने के लिए की गई थी। सामरिक अस्त्र परसीमन संधि SALT, ये 1992 में घातक हथियार परसीमन के लिए थी, घातक हथियार कम से कम रखे जाए, ठीक। और छठवीं थी परमाणु अप्रसार संधि NPT, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन TT, 1968 में हुई थी। और इसमें यह तय किया गया था कि 1967 के बाद परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 संधियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। गैर परंपरागत सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? गैर परंपरागत, अब तक जो हम पढ़ रहे थे परंपरागत पढ़ रहे थे, जिसमें बाह्य थी और आंतरिक थी, ठीक है। अब गैर परंपरागत सुरक्षा है। तो गैर परंपरागत से आप क्या समझते हैं? गैर परंपरागत सुरक्षा संबंध मानव सुरक्षा से है। अब तक जो परंपरागत सुरक्षा थी उसका संबंध राज्य से और देश से था, लेकिन अब यहां पर मानव सुरक्षा से है। सुरक्षित राज्य का अर्थ जनता का सुरक्षित होना नहीं है।
यदि कोई राज्य सुरक्षित है तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी जनता भी सुरक्षित हो। यद्यपि मानवाधिकार उल्लंघन, जनसंहार व आतंकवाद से अधिक लोग अकाल, महामारी व आपदा से मरते हैं, अर्थात अभाव तथा भय से मुक्ति। ठीक है, अभाव से भी मुक्ति और भय से भी मुक्ति। तो ये जो गैर परंपरागत सुरक्षा है, इसमें व्यक्ति विशेष की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन। मानवाधिकार उल्लंघन होगा तो व्यक्ति को जो जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता है वो उसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जनसंहार भी होता है, दूसरा आतंकवाद है, उससे भी लोग मरते हैं, और तमाम महामारियां हैं जो बड़े स्तर पर लोगों को मार देती हैं, और इस सबसे भी ज्यादा है आपदा, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें भी बहुत लोग मारे जाते हैं। ठीक है, वैश्विक सुरक्षा, जिन खतरों का सामना कोई देश अकेले नहीं कर सकता, वह वैश्विक प्रकृति की समस्या होती है। वैश्विक सुरक्षा यानी पूरे विश्व की सुरक्षा, जिन खतरों का सामना कोई देश अकेले नहीं कर सकता, वो वैश्विक प्रकृति की समस्या होती है, और इसके लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक होता है। वैश्विक सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये किसी एक देश का मामला नहीं होता, सभी देशों का मामला होता है। ठीक है, बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका समाधान भी बहुत सारे देश ही मिलकर निकाल सकते हैं। खतरे या भय के नए स्रोत क्या हैं? खतरा या भय जो है उसके नए स्रोत क्या हैं? मानवता की सुरक्षा के खतरे क्या क्या हैं? एक तो आतंकवाद है, विश्वव्यापी निर्धनता है, गरीबी, असमानता है, कहीं बहुत खुशहाली है, कहीं बहुत गरीबी है, और शरणार्थियों की जीवन बाधाएं हैं। जब एक देश के लोग किसी प्रकार से सताए जाते हैं तो वो दूसरे देश में जाकर के शरण लेते हैं, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। ठीक है, तो ये मानवता की सुरक्षा के खतरे हैं, और ये नए स्रोत हैं, ये आजकल बहुत चल रहे हैं। आतंकवाद, विश्वव्यापी निर्धनता, असमानता और शरणार्थियों की जीवन बाधाएं। विश्व सुरक्षा के खतरे क्या क्या है? महामारियां हैं, अभी कोरोना आया था, पूरी दुनिया में फैल गया। पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण में प्रदूषणों से लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। विषैली गैसें हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, जहां गांव के गांव, शहर के शहर एकदम नष्ट हो जाते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि है, तापमान बढ़ रहा है पूरी दुनिया का, उससे समुद्र का लेवल ऊंचा उठ रहा है। जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो संसाधन तो सीमित है, कहां से आएंगे लोगों के खाने के पीने के लिए। तथा एड्स एक महामारी है। ठीक है, और बर्ड फ्लू भी एक महामारी है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो विश्व सुरक्षा के खतरे हैं। मानवाधिकार के वो कौन से विषय जिन पर अक्सर चर्चाएं होती है? मानवाधिकार के वो विषय कौन से हैं जिन पर अक्सर चर्चाएं होती है? राजनीतिक अधिकार। मानवाधिकारों में सबसे पहले क्या आता है? राजनीतिक अधिकार, जिसमें अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी, नागरिकों को अभिव्यक्ति की यानी अपने विचार व्यक्त करने की और सभा करने की आजादी होती है। तो एक तो ये है मानवाधिकार। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक अधिकार। आर्थिक जितने भी संसाधन है उनमें उनको हिस्सा मिले, समाज में उनका गौरव और सम्मान हो। ठीक है, तो ये सामाजिक अधिकार है। उपनिवेशीकृत जनता द्वारा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। और जो उपनिवेशीकृत जनता है, जहां किसी देश का शासन रहा है, जो अभी अभी आजाद हुए हैं, उस देश में जातीय और मूलवासी जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा मानवाधिकार सुरक्षा है। तो ये तीन बातें हैं, राजनीतिक अधिकार में अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार, तीसरा जो उपनिवेशीकृत जनता है उसमें जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार मानवाधिकार में आते हैं। इन वर्गीकरणों को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन सार्वभौम मानवाधिकार की किसे परिभाषा दी जाए इस पर सहमति नहीं है। ठीक है, सार्वभौम मानवाधिकार किसे माना जाए इस पर अभी सहमति नहीं है, लेकिन ये जो तीन अधिकार हैं इन अधिकारों पर सबकी सहमति है, कहाँ ऐसा होना चाहिए। मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए विश्व में क्या क्या उपाय किए गए हैं
जो मानवाधिकार हैं, जो मानव के अधिकार हैं, उनके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह अधिकार दिया गया है कि वो मानवाधिकार की रक्षा के लिए हथियार भी उठा सकते हैं, ठीक है, युद्ध भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं करेगा, यह विकसित राष्ट्रों की मंशा को देखकर निर्णय होता है, ठीक है। तो मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रावधान किए हैं। भारत की अपनी सुरक्षा की क्या क्या रणनीतियां हैं? देखिए, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना, भारत जो है अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मजबूती में सहयोग करना, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थान हैं उनकी मजबूती में सहयोग कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा रहा है। असमानता, सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कोई देश में बहुत अधिक धनी और बहुत अधिक गरीब न रहे, ठीक है। सहयोग मूलक सुरक्षा निधि बना रहा है, ठीक है। और सैन्य गुटबंदी से, पूरी दुनिया की जो सैन्य गुटबंदी है उससे अपने को अलग रख रहा है, जिससे कि उन लोगों के सैन्य विवादों में खाम खाम में अपने को घसीटना ना पड़े। आपसी सहयोग के आधार पर सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? आपसी सहयोग के आधार पर, आपस में यदि दो देश एक दूसरे को सहयोग करें तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? आपस में शक्ति संतुलन व गठबंधन की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। नवीन खतरे और आपदा से सुरक्षा में आपसी सहयोग किया जा सकता है। आतंकवाद से सुरक्षा में सेना का सहयोग न लेकर आपसी सहयोग से कार्य किया जा सकता है। आतंकवादियों से समझौता किया जा सकता है, उनके विचार जाने जा सकते हैं, उनके फील्ड ऑफ अनरेस्ट जहां पर वो असंतुष्ट हैं उन क्षेत्रों को जाना जा सकता है। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण समाप्ति में अमीर देशों का सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि गरीबी में तो मदद अमीर देश ही कर सकते हैं। अशिक्षा में भी बहुत अधिक धन लगता है, शिक्षा प्रद माहौल बनाने के लिए उसमें भी अमीर देश मदद कर सकते हैं, और कुपोषण में भी अमीर देश ही मदद कर सकते हैं, इसलिए उनका सहयोग लिया जा सकता है। महामारियों व बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, कोशिश काफी की जाती है और रोका भी जाता है। सरकारें यदि मानवाधिकारों का हनन करे तो मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज का सहयोग जरूरी है, और यदि अपनी ही सरकार मानवाधिकारों का हनन करे तो फिर दूसरे देशों से सहयोग लेना जरूरी होता है। तो ये सहयोग मूलक सुरक्षा है, ठीक है। क्या आतंकवाद परंपरागत या गैर परंपरागत सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या आतंकवाद परंपरागत या गैर परंपरागत सुरक्षा के लिए खतरा है? आतंकवाद सुरक्षा के लिए गैर परंपरागत खतरा है, क्योंकि सुरक्षा के गैर परंपरागत पहलू सैन्य बल के खतरे से परे होते हैं, जिसमें मानवीय अस्तित्व को प्रभावित करने वाली दशाएं शामिल होती हैं। गैर परंपरागत सुरक्षा के घटक केवल राज्य की सुरक्षा को ही खतरा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि व्यक्ति, समुदाय और पूरी मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत सुरक्षा के जो स्रोत हैं, आतंकवाद के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? आतंकवाद का सबसे क्षणिक और देखने योग्य प्रभाव भौतिक बर्बादी होती है, क्योंकि आतंकवादी कारखानों को, मशीनों को, परिवहन के साधनों को, श्रमिकों को और दूसरे आर्थिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, ठीक है, जिससे वो सरकार को नुकसान पहुंचा सके। आतंकवाद के कारण सीमा के बंद करने से व्यापार, आतंकवाद के कारण यदि सीमाएं बंद की जाती हैं तो क्या होता है? व्यापार बंद होता है, मजदूरों का आवागमन बंद होता है, जैसी आर्थिक क्रियाओं को कम कर देता है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है और फिर उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ये आतंकवाद के नकारात्मक प्रभाव है। सुरक्षा के लिए नए खतरों के स्रोत क्या है, वर्णन कीजिए।
आतंकवाद यह प्रजातंत्र और मानवता के विरुद्ध अपराध है। यह राजनीतिक हिंसा है जो नागरिकों को मोहरा बनाकर की जाती है। ठीक है। दूसरा है मानवाधिकार। ये वो मूल दशाएं हैं जो व्यक्ति विशेष को जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण का अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक और नागरिक अधिकार, जिससे व्यक्ति गरिमा के साथ साथ अपना जीवन जी सके। तीसरा है वैश्विक गरीबी। यह कम आर्थिक वृद्धि के कारण है, जिसमें राष्ट्रीय आय का कम होना और कम जीवन स्तर और कम विकसित देशों में मिलता है वैश्विक गरीबी। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय आय कम होती है और जीवन स्तर भी निम्न तरीके का होता है, और ये ज्यादातर जो कम विकसित देश होते हैं वहां पर वैश्विक गरीबी बहुत मिलती है। स्वास्थ्य से जुड़ी महामारियां, यह किसी देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा होता है, जैसे सार्स, HIV, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां पूरे देश में फैल जाती हैं और उत्प्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैनिक अभियानों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह फैलती है। मानवीय सुरक्षा की अवधारणा क्या है? मानवीय सुरक्षा का अर्थ है कि राज्य की सुरक्षा की अपेक्षा वहां के लोगों की सुरक्षा मानवीय सुरक्षा के पहलू है, और वो ये तर्क देते हैं कि व्यक्ति की सुरक्षा राज्य का पहला उद्देश्य होना चाहिए। मानवीय सुरक्षा में भुखमरी, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं का शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध से अधिक लोगों को मारती हैं। वैश्विक सुरक्षा का क्या अर्थ है? विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है। वैश्विक सुरक्षा का मामला 1990 के बाद चर्चा में आया, जब वैश्विक ताप वृद्धि, आतंकवाद और एड्स जैसी बीमारियों के खतरे सामने आए। इस प्रकार ये हमारा प्रश्नोत्तर का पार्ट 1 पूरा होता है, और अगला पार्ट जो है अगले सेशन में होगा। आप लोग जब ये मेरे वीडियो देखते हैं तो उस समय सब्सक्राइब जरूर किया करिए। सब्सक्राइब करने से मुझे भी फायदा है और आपको भी फायदा है। आपको यह आपको तुरंत सूचना मिलती रहती है आपके मोबाइल पर, ठीक है, कि कौन सा वीडियो आया, तो आप उसे देख करके फिर अपने को लाभान्वित कर सकते हैं, और मुझे ये फायदा है कि मेरी रेट ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप जरूर किया करिए। जो भी कोई नया बंदा देखता है उसको आप ये सलाह दो कि वो सब्सक्राइब जरूर करे। ठीक है, और लाइक, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। सब्सक्राइब और लाइक आप करेंगे तो मुझे भी थोड़ा जोश मिलेगा, ठीक है, और मैं भी अच्छा कर पाऊंगा। आगे के लिए जय हिंद।